गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लॉडिंग गुड। आज 7 मार्च 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइव्स मैटर, ये इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। देन वी हैव क्वाड्रिलेटरल, थैंक यू जस्टिस, ये जुडिशरी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया की विजिट पर गए थे, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आता है। और मालवा ग्राउंड वाटर टॉक्सिक, ये भी एक चिंता का विषय है। देन वी हैव वन एमसीक्यू। टू गेट इन टच विथ मी यू कैन यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल्स, शेयर द लेक्चर, स्टिक योर रिव्यू एज वेल एज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। लाइव्स मैटर। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए भारत जो है वो वहां पर फूड सप्लाईज भेज रहा है। यूनाइटेड नेशंस का कहना यह है कि अफगानिस्तान में नियर स्टारवेशन यानी कि भूखमरी की एक सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। लगभग अफगानिस्तान की 50% पॉपुलेशन जो है ये काफी वल्नरेबल कंडीशन में है। और इंडिया ने कुछ 8,000 टन गेहूं जो है वो वाया पाकिस्तान की जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अटारी वाघा बॉर्डर है इसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या हुआ कि अफगानिस्तान के जो ट्रक्स हैं वो वाया पाकिस्तान भारत आए और भारत ने फिर उन ट्रक्स में वीट यानी कि गेहूं भर दिए और फिर ये ट्रक्स जो है वो वापस अफगानिस्तान की तरफ रवाना हो गए। फरवरी में भारत ने कुछ 2,000 टन गेहूं जो है वो अफगानिस्तान को दिए थे। और इस बार कुछ टोटल जो इंटेंशन है भारत का वो ये है कि हम टोटल 50,000 टन गेहूं जो है वो अफगानिस्तान को देने वाले हैं। और पाकिस्तान ने भी कुछ खाने पीने की चीजें और मेडिसिन जो है वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड की है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें है वो ये है कि अटारी वाघा बॉर्डर का इस्तेमाल किया गया। वैसे पाकिस्तान जो है वो हमें अफगानिस्तान से के साथ ट्रेड करने के लिए अपना जो रास्ता है या फिर अपनी जो जमीन है वो यूज करने के लिए नहीं देता है। हमें वाया सी चाबहार पोर्ट के माध्यम से फिर ईरान से हम अफगानिस्तान तक सारा सामान जो है वो बेचते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोगों की मदद करने की बात थी तो फिर पाकिस्तान ने अपने दरवाजे जो हैं वो खोले हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि जब से भारत ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया है, इसको हटा दिया है, तब से पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे अपने जो ट्रेड के रिलेशनशिप हैं उसको बंद कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं। और इसकी इम्पैक्ट जो है वो दोनों देश के जो ट्रेडर्स हैं, दोनों देश के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उसके ऊपर काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी आई है, नो डाउट। और यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान है उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इतना कुछ नहीं कर रही है जिससे हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर सकें। अब अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लग चुके हैं क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया है। और अगस्त 2021 की बात करें तो वी नो के कैसे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और नेटो फोर्सेस और अमेरिका ने, आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं और सैंक्शंस की वजह से सिचुएशन ये हो रही है कि अफगानिस्तान की जो भी सरकार है अभी तालिबान के कंट्रोल में है, तो उनके पास कोई खास पैसे नहीं है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अफगानिस्तान की सरकार का जो बजट था तो बजट में 80% जितने पैसे जो हैं वो इंटरनेशनल एड में मिलते थे। लेकिन अब इंटरनेशनल एड जो है वो नियरली खत्म हो चुकी है, तो बस खाने पीने की चीजें जो हैं वो कुछ देश वहां पर भेज रहे हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान और दूसरे कुछ ऐसे देश हैं। तो पता है कैसी सिचुएशन हो गई है कि तालिबान जो है वो गेहूं और ये सारी चीजें जो हैं वो देकर बदले में कुछ चीजें खरीद रहा है। ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दवाई या फिर दूसरी नेसेसिटी वाली चीजें जो है वो खरीद सके। नेसेसिटी वाली बहुत सारी चीजें जो हैं वो वहां पर आज अवेलेबल नहीं है। तो अफगानिस्तान के लोगों की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। और तालिबान का जो एक बैकग्राउंड है, तालिबान का जो एक रवैया है और तालिबान की जो एक मान्यता है, तो इसी चीज को ध्यान में रखे तो ऐसा नहीं लगता है कि तालिबान अपने आप को चेंज करेगा। और जब तक तालिबान में कोई बदलाव नहीं आएगा तब तक दुनिया के दूसरे देश जो हैं उनकी स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान के प्रति चेंज नहीं होगी। और इवेंचुअली किसको भुगतना पड़ेगा? अफगानिस्तान के जो मासूम लोग हैं
उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो भुगतनी पड़ेगी। याद रखिए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट कंट्री इज इन ए वेरी वल्नरेबल कंडीशन। लगभग 50% जितनी अफगानिस्तान की पॉपुलेशन जो है उनकी हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। तो देखते हैं अब आगे अफगानिस्तान में क्या होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल क्विजिनेस। एक स्नैप वर्चुअल मीटिंग हुई क्वाड के मेंबर्स के बीच में। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया, ये 4 क्वाड के मेंबर्स हैं। और बाकी के 3 मेंबर्स जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ये तीनों देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। और रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है, तो इसको लेकर ये सारे देश जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो यूएस लेड अलायंस है या फिर यूएसए की जो टीम है उनके ही मेंबर्स हैं। लेकिन क्वाड में भारत भी एक मेंबर कंट्री है और ये 3 देश जो हैं वो इस बात से चिंतित हैं कि भारत क्यों ओपनली रशिया के बारे में बुरी चीज़ें नहीं बोलता है। क्यों भारत ओपनली रशिया ये जो अटैक किया है रशिया ने, तो इसके बारे में भारत जो है वो ओपनली एक कहते हैं ना कि अपनी नाराज़गी जो है ये व्यक्त क्यों नहीं कर रहा है। और ये 3 देश जो हैं वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत को प्रेशराइज करें कि भारत जो है वो रशिया के बारे में खुलेआम नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो बोलना स्टार्ट कर दें। US, Australia and Japan directly called out Russia's attempt to unilaterally force changes to the status quo in Ukraine and vowed not to let such action occur anywhere in the Indo-Pacific. ये 3 देशों ने रशिया का नाम लेते हुए इस मीटिंग में यह कहा है कि जो यूक्रेन में आपने किया है वो सारी चीज़ें गलत हैं और इस प्रकार की चीज़ जो है वो हम इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि क्वाड जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन में इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसी चीज़ें जो हैं वो कहीं पर भी होने नहीं देगा। इंडिया ने रशिया का नाम नहीं लिया है अपने स्टेटमेंट में। इंडिया ने यूक्रेन का नाम लिया है, यूक्रेन के बारे में बताया है कि जो चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है, लेकिन भारत ने रशिया का नाम नहीं लिया है। और यूनाइटेड नेशंस के 3 ऐसे रेजोल्यूशंस आए थे, तो इन तीनों रेजोल्यूशंस में भारत ने वोटिंग नहीं की है। ना वी ऑल नो कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी टाइम टेस्टेड हैं। हमारा एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक जो विश्वास कर सके ऐसा एक मित्र देश है रशिया। बार बार भारत की मदद के लिए रशिया जो है वो हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वो 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन का युद्ध हो या फिर 1990 लेट 90s में जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स ट्राई किए थे, तो उस टाइम पर भी एक लंबे समय तक रशिया ने यूनाइटेड नेशंस की जो खास करके यूएनएससी की जो प्रोसीडिंग है उसको डिले करवाया था। तो बड़े बड़े लेवल पर भारत की हमेशा रशिया ने मदद की है। तो भारत ये चीज़ डेफिनेटली कभी नहीं भूलेगा और भारत रशिया के खिलाफ जो है वो कभी नहीं जाएगा। एज फार एज वी नो, एज फार एज हिस्ट्री के ऊपर नज़र डाले और अभी तक की चीज़ें जो हैं, अभी तक के रिलेशनशिप के ऊपर नज़र डाले, तो पता चलता है कि भारत और रशिया जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवरऑल रिलेशनशिप को बर्बाद कर देंगे। Russia's action has obviously posed complex questions for India's strategic calculus. अब भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है, यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत के लिए अब चैलेंजेस जो हैं वो थोड़े बढ़ चुके हैं, क्योंकि रशिया की इस एक्शन ने बहुत सारे देशों का ध्यान भारत पर आकर्षित किया है कि भारत रशिया के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है और भारत का क्या स्टैंड है। ये सारी चीज़ें तो हमारे ऊपर भी प्रेशर जनरेट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब क्वाड का जन्म क्यों हुआ? वैसे क्वाड ऑफिशियली ये चीज़ नहीं मानता है, लेकिन क्वाड का जन्म इसलिए हुआ है ताकि चाइना का जो राइज हो रहा है एशिया में और ख़ास करके इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस रखने के लिए क्वाड का जन्म हुआ है। तो चाइना के बारे में क्वाड जो है वो बात करता है। वैसे मैं एक और चीज़ बता दूं कि क्वाड की जब मीटिंग होती है उसमें भी भारत जो है वो ओपनली चाइना का नाम नहीं लेता है। यूएसए जो है वो ओपनली अब चाइना का नाम लेने लगा है क्वाड में भी, लेकिन भारत जो है वो क्वाड का नाम नहीं ले रहा है। एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर 2021 में जब यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था और वो ये था कि ये जो क्वाड हैं ये एक प्रकार का एशियन
वर्जन है नेटो का। तो इस चीज को लेकर रशिया ने एक आपत्ति तो जताई ही है, और चाइना तो यही बता रहा है कि ये जो क्वाड है ये और कुछ नहीं है, मीन्स क्वाड जो है उसमें बड़ी बड़ी बातें होती है और क्वाड खास करके हमें टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ये सारे स्टेटमेंट्स चाइना भी देते आया है। क्वाड को कुछ सॉलिड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर क्वाड को सरवाइव करना है तो। और क्वाड में ज्वाइन होने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी इंडिपेंडेंस को गवा दे, जो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, यानी कि जब चाइना की बात आती है, जब इंडो पैसिफिक की बात आती है, तो हम ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ हैं। हम समझते हैं कि चाइना कितना बड़ा दुनिया के लिए एक वैश्विक खतरा है, लेकिन अलग अलग रीजन में जो भी चीजें हो रही हैं उसको लेकर हमारे खुद के अलग विचार हो सकते हैं। और इसका मतलब यह नहीं है कि हम क्वाड के मेंबर हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए जो कहेंगे वो हम करेंगे। यह भी चीज भारत ने यहां पर इंडिकेट कर दी है। Yes, India may find its resolve and patience with Russia tested should Russian occupying forces begin committing war crimes and human rights violations in contravention of the Geneva Convention, the Universal Declaration of Human Rights and other applicable global treaties. अगर रशिया यूक्रेन के लोगों के ऊपर वॉर क्राइम्स करने लगता है, अगर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करने लगता है, और जो जिनीवा कन्वेंशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और दूसरे ऐसे ग्लोबल जो अलग अलग संधियां की गई हैं, तो अगर इनका वायोलेशन रशिया करने लगेगा तो फिर भारत के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। भारत जो है उसको ये नाम नहीं ले रहा है अभी भारत, और जो रशिया की प्रति एक प्रकार का झुकाव है वो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिया नहीं कर पाएगा अगर रशिया ने गलत चीजें जो हैं वो करना स्टार्ट कर दी तो। लेकिन वी हैव टू अगेन वेट एंड वॉच, देखते हैं कि आगे क्या भारत का कोई स्टैंड चेंज होता है। मुझे लगता है कि अगर रशिया ये सारी सीवियर चीजें करने लगेगा तो हाँ, भारत जो है वो थोड़ा अपना स्टैंड चेंज करेगा। लेकिन मुझे जहां तक पता है, मुझे लगता है कि भारत जो है वो रशिया को कभी भी अपना दुश्मन देश डिक्लेयर नहीं करेगा। जिस प्रकार से चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप बिगड़ चुके हैं, ऐसा हम कभी भी रशिया के साथ नहीं होने देंगे, और रशिया भी ऐसा कभी नहीं करेगा कि भारत के साथ अपने रिलेशनशिप बिगाड़ेगा, क्योंकि रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर अगर कोई है तो दैट इज इंडिया, ऑफ कोर्स। So that's everything about this particular topic. Now let's move on to another interesting topic. Thank you, Justice. Justice जुडिशरी के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, और आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है जस्टिस अकील कुरैशी साहब। अकील कुरैशी साहब जो हैं वो रिटायर हुए हैं। ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, और उन्होंने अपनी जो एक रिटायरमेंट की जो स्पीच थी, फेयरवेल स्पीच में, उन्होंने आज से कुछ 4 साल पहले जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी उसके बारे में उन्होंने अपनी जो चुप्पी है, चुप्पी के मीन्स अभी तक उन्होंने इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वो ओपनली उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं जो जुडिशरी के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताती हैं, और ये समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2018 में ऐसा हुआ, गुजरात हाई कोर्ट की बात है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है कि जो सबसे सीनियर जज है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। ये चीज आपको पता होगी, ये एक ओल्ड प्रैक्टिस है जब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की शुरुआत हुई। इनफैक्ट हाई कोर्ट्स तो हमारी पुरानी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जन्म हुआ। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट एनीवे, नॉट गोइंग टू डीप इनटू दोज थिंग्स। तो जो सीनियर होते हैं वही चीफ जस्टिस बनते हैं, राइट। तो उसके बाद जो सीनियर आएंगे तो ये चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो उनकी बारी आएगी। तो इस प्रकार से चीजें जो हैं वो अभी तक चलती आई हैं। अब हुआ ये कि 2018 में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना था, और उस टाइम पर जस्टिस ए दवे जो हैं, जो जूनियर थे कुरैशी साहब के, तो उनका नाम जो है वो सरकार ने रखा। सरकार ने जो एक टाइम टेस्टेड ओल्ड कन्वेंशन है, ये सबसे सीनियर जज जो चीफ जस्टिस बनते हैं, इस प्रोटोकॉल को या फिर इस कन्वेंशन को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा, और जस्टिस ए दवे उनका नाम जो है वो गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर डिक्लेयर किया। तो ये सिचुएशन हो गई कि जस्टिस कुरैशी जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन अब वो अपने ही जूनियर के अंडर में काम करेंगे। तो ये चीज हुई, और जो बार हैं
तो बार ने गवर्नमेंट का विरोध किया और बार ने कहा कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है एक्सेट्रा, और फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया और फाइनली गवर्नमेंट ने यह नोटिफिकेशन जो है उसको कैंसिल कर दिया। फिर उनको बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर 2 हफ्तों के लिए ट्रांसफर किया गया। उसके बाद उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर एलिवेट करने की बात आई और सरकार जो है उसने आपत्ति जताई। सरकार जो है वो इस चीज को लेकर राजी नहीं थी और फाइनली कॉलेजियम ने क्या किया, कॉलेजियम ने इस चीज का विरोध किया और फाइनली कॉलेजियम ने जस्टिस कुरैशी साहब को त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट कर दिया। अब देखिए कि एक जज जो है 20 साल जितना उनका पुराना करियर है, आप क्यों गुजरात हाई कोर्ट में वो सीनियर थे तो भी उनको वहां पर चीफ जस्टिस की कुर्सी पर नहीं बिठा नहीं रहे थे, या फिर आप अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट एंड देन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नाम आया एंड देन फाइनली उनको त्रिपुरा हाई कोर्ट में कॉलेजियम की वजह से फाइनली उनको त्रिपुरा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किया गया। जब उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने की बात थी, क्योंकि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सबसे सीनियर होते हैं, तो चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट किया जाए। तो ही वाज सेकंड इन लाइन इन द ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ सीनियोरिटी ऑफ जजेस। जितने भी जजेस थे तो उसमें नंबर 2 पोजीशन पर वे थे, तो इजीली वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते थे। लेकिन कॉलेजियम के अंदर ही इश्यू चल रहा था और 2 सालों तक ये इश्यू चला, तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस जो हैं वो अपॉइंट नहीं हो पाए और फाइनली आपको याद होगा कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो हमारे करंट हैं एनवी रमन्ना साहब, वो सीजेआई बने और उन्होंने 9 जजेस को अपॉइंट किया। इनमें कुछ महिला जजेस भी थी, आई थिंक 2 महिला जजेस थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितनी थी, लेकिन आई एम श्योर महिला जजेस भी इसमें थी। और ये भी चीज बात आई थी कि भारत को आज से कुछ 3-4 साल के बाद भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो देश को मिलेगी, क्योंकि ये 9 जजेस जो अपॉइंट किए गए, इन अपॉइंटमेंट्स में एक महिला जज को भी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये जज जो है ये जो हम कुरैशी साहब की बात करें तो ही वाज सेकंड इन लाइन एज फार एज सीनियोरिटी इज कंसर्न, बट फिर भी उनका नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिस्ट में नहीं था। और जब रंजन गोगोई साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको याद होगा कि वो फाइनली राज्यसभा में अपॉइंट किए गए हैं एज ए मेंबर आफ्टर रिटायरमेंट, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा कि सरकार की जो दृष्टि है, सरकार का जो परसेप्शन है जस्टिस कुरैशी को लेकर वो काफी नेगेटिव है और इसकी वजह से ही ये सारे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। पे अटेंशन, ये कौन कह रहा है? रंजन गोगोई, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मैं यहां पर उनकी लाइंस पढ़ देता हूं। रंजन गोगोई मेड इन हिज ऑटोबायोग्राफी दैट the government had a negative perception of him based on his judicial pronouncements. उन्होंने जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दिए हैं, यानी कि जुडिशियल जजमेंट्स जो दिए हैं, इस चीज को लेकर गवर्नमेंट का दृष्टिकोण जस्टिस कुरैशी को लेकर जो है वो नेगेटिव है। अब ये बैकग्राउंड मैंने जो आपको बता दिया, अब हम स्टार्ट करेंगे इस बात पर कि जो मैंने कहा कि ये जो जस्टिस अकील कुरैशी साहब हैं, उन्होंने जो चुप्पी है इसको तोड़ा है। और अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा, रंजन गोगोई की इस बात पर उन्होंने ये कहा, दिस इज ए सर्टिफिकेट ऑफ इंडिपेंडेंस। सरकार को मेरे साथ प्रॉब्लम है तो दिस इंडिकेट्स कि एज अ जज मैं इंडिपेंडेंट हूं। सरकार को मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैंने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिसको लेकर सरकार खुश नहीं होगी। लेकिन एक रियली में देखा जाए, एक लॉजिकल क्वेश्चन अगर हम अपने आप से पूछे तो जज का मतलब क्या होता है? जज का मतलब यह होता है कि वो दोनों पक्ष को सुने और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए राइट डिसीजन डिलीवर करें। अब जो राइट डिसीजन वो देंगे, जो जजमेंट वो देंगे, वो दोनों में से एक पार्टी को तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, वो चीज जज का काम नहीं है। जज का काम क्या है कि वो जो चीजें, जो भी सबूत हैं, जो भी
डॉक्यूमेंट्स उनके सामने हैं, जो एविडेंस उनके सामने हैं, उनके आधार पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ वो जजमेंट प्रोवाइड करें। फिर भले ही किसी को गलत लगे, या गलत इन द सेंस बुरा लगे, भले ही किसी को नुकसान हो जाए तो हो जाए, जो भी है, लेकिन न्याय जो है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट को ये पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। और अगर कोई ऐसे जज हैं जो अपने जजमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट को खटकने लगे, तो यहाँ पर उनका कोई कसूर नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को ही अपना परसेप्शन जो है वो चेंज करना चाहिए। He added that what is of a greater significance to him was the perception of the judiciary, which was never officially communicated to him. उन्होंने कहा कि सबसे जो एक ऐसी बात जो उनको महसूस हो रही है, या फिर उनका कहना यह था कि गवर्नमेंट उनके बारे में क्या सोच रही है उसका कोई खास मतलब नहीं रहता है। जुडिशियरी का परसेप्शन मेरे प्रति क्या है वो चीज मैटर करती है। और आज तक जुडिशियरी ने तो कभी मुझे ऑफिशियली कह के नहीं बताया कि भाई आपके प्रति हमारा परसेप्शन जो है वो नेगेटिव है। सरकार को जो भी लग रहा हो वो सरकार का सोचना है। मैं तो जुडिशियरी का पार्ट हूं, मैं तो एक जज हूं। तो जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है, खास करके कॉलेजियम का क्या कहना है, ये चीज जो है वो मुझे कभी भी ऑफिशियली नहीं बताई गई है। The government may have had reservations about Justice Qureshi, valid or otherwise, but it is the collegium's refrain on his elevation that is disquieting. जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का कुछ भी हो, गवर्नमेंट पॉजिटिव सोचे नेगेटिव सोचे, इट डजंट मैटर, लेकिन कॉलेजियम जो है वो क्या सोचते हैं। अब कॉलेजियम के बारे में मैं बहुत ही क्विकली बता दूं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम होती है। कॉलेजियम में 5 जजेस होते हैं टोटल, राइट। और इसमें सबसे सीनियर कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ इसमें टोटल 4 जजेस होते हैं, राइट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये टोटल हो गया आपके 5 जजेस। तो ये 5 जजेस जो हैं वो मिलकर ये तय करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, किस हाई कोर्ट के जज को कहां पर हम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे, या फिर किस जज को कहां पर ट्रांसफर करना है। ये सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ये कॉलेजियम, ये सबसे पावरफुल बॉडी है। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें डेफिनेटली चर्चा करनी ही चाहिए। देखिए, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी कोई डिसीजंस लिए जाते हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसमें कुछ हमें लगता है कि गलत चीज है, तो फिर अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट जो है वो कहे, मींस आरटीआई है ही, राइट टू इंफॉर्मेशन है। अब तो आप जो भी मीटिंग की मिनट्स हैं, जो भी डिस्कशन हुई, जो चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, तो वो रिकॉर्ड आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि सरकार के लोगों के पैसे इस्तेमाल हुए हैं, लोगों के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो फिर आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या डिसीजंस लिए। हमारी लोकसभा राज्यसभा में जो भी बातचीत होती है तो वो हम देख सकते हैं, पूरा देश देख सकता है। जो भी शब्द वहां पर बोले जाते हैं तो उनको लिखा जाता है, नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर दूसरे क्षेत्रों में इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो प्रश्न ये उठता है कि कॉलेजियम में क्यों नहीं है। कॉलेजियम के डिसीजंस जो हैं और कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, मींस क्या क्या बातचीत हुई, 5 जजेस मिले हैं, तो 5 जजेस अगर किसी जज का नाम रिमूव कर रहे हैं, किसी का नाम ऐड कर रहे हैं, तो उनके रीजंस क्या हैं, ये सारी चीजें भी दुनिया के सामने होनी चाहिए। कई मौकों पर अलग अलग जस्टिस जो हैं, जजेस जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि प्रोसीडिंग्स जो है उनको लाइव कर दीजिए, आप लाइव देख सकें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, लोअर कोर्ट्स में क्या चल रहा है। और हम जब भी चाहें, मैं आप, अगर हमारे पास वक्त है और इंटरेस्ट है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके आप कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं। भले ये केस जो है वो आपके साथ में आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं नहीं है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द केसेस में जाकर वहां पर बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे देश में ये जो जुडिशरी है वो कैसे काम करती है। उसको देखना है तो आप वहां पर जा सकते हैं। ओपन कोर्ट्स हैं, ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो बाकी सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी है, तो फिर कॉलेजियम सिस्टम के डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्यों हमें कभी पता नहीं चलता है कि यहाँ पर क्या बातचीत हुई और कौन से ऐसे लॉजिकल रीजंस थे जिनकी वजह पर किसी व्यक्ति का नाम रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट किया गया। और गुजरात बार जो है वो जब इनडिफाइनेट स्ट्राइक में गया, उसके बाद हमने देखा कि कैसे जज ये जो कुरैशी साहब हैं उनको फिर बॉम्बे हाई कोर्ट और वहां से मध्य प्रदेश की बात आई और फाइनली त्रिपुरा में उनको
त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किया गया। तो दिस आर बिग क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क। और इसी अपनी बात में, अपने फेयरवेल में, जस्टिस कुरैशी साहब ने जस्टिस HR खन्ना साहब का नाम लिया। HR खन्ना साहब जो हैं वो इमरजेंसी के टाइम पर, जस्ट इमेजिन के इमरजेंसी के टाइम पर सारे पावर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास आ गए थे। ऐसे समय पर भी जस्टिस खन्ना जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए और कहा कि ये जो चीजें हो रही है गलत है। तो ऐसे जो जजेस हैं ना, जस्टिस HR खन्ना जैसे जजेस, ऐसे जजेस जो हैं वो आज कहाँ हैं? ये एक प्रश्न हम सबको अपने आप को पूछना चाहिए, गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए और जुडिशियरी को भी ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसे जजेस जो हैं वो कहाँ हैं। मूविंग ऑन, लूजिंग फ्रॉम ऑल एंड्स, ये बात है पाकिस्तान की। ये बहुत ही एक विचित्र विषय है और शायद मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज देखी है, टू बी ऑनेस्ट, कि एक देश जो है वो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध के स्टेट में है, फुल स्केल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और ऐसे समय पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब 2 दिनों की यात्रा पर मॉस्को जाते हैं। मुझे ये भी विचित्र लगा कि क्यों मॉस्को ने, रशिया ने उनको यहाँ पर बुलाया। उस टाइम पर कह देते कि भाई ये मीटिंग जो है वो हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। बस ऐसा कभी हो ही, मीन्स आप देखिए कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर आपके वहाँ पर आएंगे या फिर प्रेसिडेंट आएंगे तो उनको प्रोटोकॉल संभालना है, सारी चीज़ें आपको देखभाल करनी है। तो कोई भी होस्ट कंट्री जो है वो मीन्स इतने बिजी होंगे कि ये सारी चीज़ों के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होगा। और इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि एक लंबे समय से एक $multi-billion एनर्जी डील जो है ये पेंडिंग थी रशियन ऑयल कंपनीज के साथ और इसको हमें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना था और अब यही राइट वक्त था। और ये भी है कि 20 सालों के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रशिया की विजिट पर गए हैं, तो इसको आराम से अगर करते, जब सारी चीज़ें सेटल हो जाती तो तब अगर जाकर वो सारी चीज़ें करते तो क्या होता कि ये जो अगर रियली $multi-billion एनर्जी डील को लेकर इतनी ही चिंता है तो कुछ समय के बाद इसको करते तो चीज़ें सही रहती। लेकिन अभी तो रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो उतना अटेंशन उनको नहीं दे पाए हैं। एक बहुत ही फॉर्मली एक छोटी मीटिंग हुई एंड दैट्स इट, इट वाज डन। कई लोगों का कहना यह भी है कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा था कि भाई आप वहां पर जाइए, और कहीं ना कहीं चाइना जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो रशिया की टीम में आ जाए। एक लंबे समय से पाकिस्तान जो है वो USA की टीम में था। अब क्योंकि क्वाड बन चुका है, USA और इंडिया मित्र बन चुके हैं और गहराई बढ़ती जा रही है मित्रता की, तो चाइना चाहता है कि एक अलग टीम क्रिएट की जाए और पाकिस्तान जो है वो रशिया वाली टीम में आ जाए और चाइना जो है वो भी रशिया वाली टीम में है। तो ये एक अलग से एक प्रकार का सॉर्ट ऑफ ट्रिनिटी या फिर क्वाड बनाने की एक इंडिकेशन है। दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल। USA खास करके जब से अफगानिस्तान से निकल गया है तब धीरे धीरे USA जो है वो पाकिस्तान से अपनी दूरी बढ़ा रहा है। और एक आयशा इजाज खान है, UK में रहते हैं और जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ये लिखा है कि कॉलम में ये लिखा है कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है अब उसकी स्वतंत्रता जो है वो चली गई। अब कोई और पाकिस्तान को कुछ कहता है, यानी कि चाइना कुछ कहेगा और ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन जो है वो आ चुकी है। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो चाइना का एक पपेट स्टेट या फिर आपका एक प्रकार की कठपुतली बन चुका है। इमरान खान ने रशिया के प्रेसिडेंट के साथ कश्मीर वाले टॉपिक पर भी बात की और अफगानिस्तान के बारे में बात की, लेकिन अभी पुतिन जो है वो कोई भी इकोनॉमिक पैकेज अफगानिस्तान के लिए रिलीज करे ऐसा नहीं लगता है। और रही बात कश्मीर की, तो विनो कि रशिया और इंडिया बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मित्र देश हैं, तो इसमें भी वो दखल अंदाजी डेफिनेटली नहीं करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क जो पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खास करके अगर हम देखें ये FATF की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, तो अब अगर ऐसे समय पर आप रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कि जब ये मीटिंग होगी FATF की और उस टाइम पर अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला गया तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। तो ये रिस्क क्या उन्होंने कैलकुलेट किए हैं या नहीं। और एक डॉन नाम का न्यूज़पेपर है, डॉन का मतलब होता है सूर्योदय, तो डॉन जो है ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, काफ़ी फेमस है,
और इसमें लिखा है द इम्प्रूविंग रिलेशंस विद मॉस्को आर टू बी वेलकम्ड बट इट इज ऑल्सो क्रूशियल दैट पाकिस्तान मेंटेन्स अ बैलेंस इन फॉरेन टाइज सो दैट इट डज नॉट एंड अप फेवरिंग वन साइड ओवर द अदर। एडिटोरियल में लिखा गया है कि मॉस्को के साथ रिलेशन डेवलप करें, अच्छी बात है, लेकिन किसी एक पक्ष में हम ना चले जाए, ये चीज़ पाकिस्तान को ध्यान में रखनी चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग। अब देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड इस पर क्या रिएक्ट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फिर उनकी टीम जो है, उन्होंने एक गलती की है कि ऐसे मौके पर वहाँ पर जाते हैं आप, तो दिस इज़ अ सैड थिंग। मालवा ग्राउंड वाटर टॉक्सिक, ये एक दुखद बात है और चिंता का विषय भी है हमारे देश के लिए, सभी के लिए। पानी का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो पानी निकालने के सिस्टम है वो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और ऐसे समय में जो मालवा रीजन है, यहाँ पर बात हो रही है पंजाब का जो मालवा रीजन है उसकी बात हो रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी एक मालवा रीजन है, तो पंजाब का जो मालवा रीजन है उसमें सिचुएशन ये हो चुकी है कि पानी जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी बिगड़ चुकी है, कंटामिनेटेड हो गया है, और इसकी इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर नज़र आ रही है, बच्चों के ग्रोथ के ऊपर, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी और फूड प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ों के ऊपर इसकी इम्पैक्ट आ रही है। नदियाँ हैं, मिट्टी हैं, कैनाल्स हैं, हर जगह पर आपको केमिकल्स मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल होता है, और फिर फैक्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है, तो इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट आ रही है। वहाँ की जो फ्लोरा एंड फोना है, पशु जीवन के ऊपर भी इसकी, पशु और पक्षियों के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट हमें नजर आ रही है। सेंटर्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पे अटेंशन हियर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका कहना यह है कि ये जो रीजन है, यहाँ के ग्राउंड वाटर में कौन कौन से केमिकल्स मिले हैं, मैं यहाँ पर नंबर वाइज जा रहा हूं। प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पे अटेंशन। फ्लोराइड्स, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, लेड एंड मैग्नीशियम, ये 5 चीजें जो हैं वो यहाँ पर ग्राउंड वाटर में 80% जगहों पर ये चीज देखने को मिली है। और ये कार्सिनोजेनिक डिजीज पैदा, कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर आपको हो सके, ऐसे मटेरियल जो है वो यहाँ पर पानी में मिल रहे हैं। एज यू कैन सी, दिस इज मालवा रीजन ऑफ पंजाब। पंजाब के 3 रीजन हैं, एक है मजा, एक दोआब, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज मालवा रीजन ऑफ पंजाब। तो ये एक डेफिनेटली चिंता का विषय है। हैवी मेटल्स जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं, और अलग अलग सरकारों ने अलग अलग कमीशंस और अथॉरिटीज की स्थापना की, और यही कोशिश थी कि ये डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको रोका जाए और पहले की जो कंडीशन थी उसको वापस रिस्टोर किया जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही मीन्स ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस जो है वो ना के बराबर हुए हैं। सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स उठाए गए, और जो भी उठाए गए हैं उसमें भी कोई खास ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1000 RO प्लांट्स इंस्टॉल किए गए थे 2009 में। अब पता चलता है कि इसमें से ज्यादातर जो RO प्लांट्स है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये वेस्ट, क्रिमिनल वेस्ट ऑफ फंड है, कि पैसों की बर्बादी है, इसकी किसी ना किसी को तो सजा होनी ही चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स जो हैं वो बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, लेकिन उसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिला है। और अगर ऐसा हमने मीन्स बदलाव नहीं किया तो जस्ट इमेजिन के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी जो है वो हम बर्बाद कर रहे हैं। तो वी नीड टू टेक एक्शन। और ऊपर से ये डेजर्टिफिकेशन भी हो रहा है, जो ग्रीन एरियाज हैं वो धीरे धीरे मरुस्थल में तब्दील होते जा रहे हैं, डेजर्ट जो है वो एक्सपांड हो रहा है। तो हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आती है। काफी दुखद चीजें अब हमारे देश में और दुनिया के अलग अलग देशों में हो रही हैं। MCQ की बात करें तो कल यानी कि सैटरडे को जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है टेलीकॉम, और इसका राइट कंपनी जो है जिसके ऊपर ये चीज हुई तो दैट इज चाइना की जो कंपनी है हुआवे। और आज का प्रश्न है कि हाल ही में यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया ने कैप्चर कर लिया जो यूक्रेन में है, तो इसका नाम क्या है बताइए। 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। And that's everything from my side. Do check out my motivational podcast, Curiously Forever. Don't forget to subscribe to both my channels, share the lecture, hit the like button, stick your answer as well as review in the comment section. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. Stay curious. Jai Hind.